बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे निहायत काबिल एहतराम दोस्त और भाई और आज की तकरीब के मेज़बान मोहतरम पास्टर शहजाद साहब, कलीसिया से ताल्लुक़ रखने वाले ऑनरेबल बिशप साहिबान, पास्टर साहिबान, दीगर अरकान कलीसिया, कुछ यहाँ पे सियासी कारकुन भी मौजूद है जो हमारे पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और बिलखसूस ग्रेट ML माइकल के साहबजादे कामरान माइकल साहब, आप सबको सलाम। हमेशा इस मजलिस में आके एक सुकून मिलता है और तक़वियत मिलती है। आज तो पास्टर शहजाद साहब ने बहुत ही खूबसूरत मजलिस सजाई और ये कलीसिया का नुमाइंदा इज्तिमा है। जितनी बातें भी शहजाद साहब ने की, उनसे पहले बिशप साहब ने की, और फिर जनाब कामरान माइकल का धुआंधार खिताब, तो उसके बाद मेरे कुछ कहने की गुंजाइश तो नहीं रहती, लेकिन मैं जो सवालात पास्टर शहजाद साहब ने उठाए हैं समझता हूँ कि उनका जवाब दिया जाना निहायत ज़रूरी है। आप यकीन कीजिए कि जब जोसेफ कॉलोनी, शांति नगर या जड़ावाला जैसे वाक़यात होते हैं तो सिर्फ मसीही बरादरी नहीं, हर शख्स जो दिल में दर्द रखता है और इंसान है और इंसानियत पे यकीन रखता है, उसका दिल जलता है, वो तकलीफ़ से गुज़रता है और एक कर्ब की कैफियत आती है। वो लम्हे तो गुज़र जाते हैं लेकिन दहाइयों तक उसके ज़ख़म जो है वो रिश्ते रहते हैं और वो भरते नहीं हैं। ये बुनियादी तौर पे इंतहा पसंदाना सोच का शाखसाना है। कुछ लोग ये समझ बैठे हैं अपने तौर पे, कुछ गिरोह ये तसव्वुर कर चुके हैं कि वो अपने दीन की मुहाफ़ज़त के लिए दूसरों के दीन पर हमला करने को शायद जायज़ समझते हैं। ये एक निहायत गैर अखलाकी, गैर इंसानी, गैर महज़ब और गैर शरई बात है। कोई भी दुनिया का मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता। हर आसमानी मज़हब ने अमन का, मोहब्बत का और इंसानियत का दर्स दिया है, सच्चाई का दर्स दिया है, सच्चाई का साथ देने की बात की है। ये वाक़यात जो इंसानियत सोज़ हैं और इसके साथ साथ ये मुल्क पाकिस्तान की रुसवाई और जग हंसाई का बाइस भी बनते हैं। इन वाक़यात के तदारक के लिए लाज़म है कि ऐसे ग्रोहों की सरपरस्ती बंद की जाए जो जब चाहते हैं जत्थे बनाकर, डंडे उठाकर, पत्थर उठाकर, पेट्रोल बम लेके सड़कों पर निकल आते हैं। कभी इबादत गाहें जलाते हैं, कभी घरों को जलाते हैं और लोगों की इमलाक को तोड़ते हैं और रियासती इमलाक को भी नहीं बख्शते। हमारे हल्के में भी ऐसे एक दो गिरोह इंतखाब लड़ रहे हैं। उन्हें अल्लाह ने चाहा तो इस इंतखाब में उनकी हैसियत का इल्म हो जाए, क्योंकि मजहबी चूरन कितना बेचना है और मज़हब किसी की जागीर कैसे हो सकता है, और कोई ये फैसला कैसे कर सकता है कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन दोज़ख में जाएगा। ये तो अल्लाह के फैसले हैं। यहाँ बाज़ इंसानों ने ये रोल ले लिया, वो मेरे ख्याल में शिर्क का रोल है, क्योंकि जो खुदाई सिफ़त है वो इंसान उसका दावा नहीं कर सकता। बहरहाल बदकिस्मती से ये हो रहा है, और ये जो भी हो रहा है ये जुल्म है। जुल्म फ़लस्तीन में हो, कश्मीर में हो या शांति नगर में हो, जुल्म जुल्म है। वो जो भी करेगा वो जारे
और जालिम ही कहलाएगा, और तारीख़ में उसका नाम स्याह और राख में लिखा जाएगा। और बेशक वो जन्नत के रास्ते का मुसाफिर नहीं है, क्योंकि हमारे तमाम मज़हब में और इस्लाम में, कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है कि अल्लाह करीम फ़साद फिल अर्ज़ जो फैलाते हैं उनको पसंद नहीं करते। और हम सब का ये यकीन है, हम मुस्लिम हैं या मसीही हैं, कि हमने मरना है, एक एक अमल का हमें जवाब देना है, और एक एक अमल, एक एक बात जो हम कह रहे हैं, बशमूल वो जो हम कह नहीं रहे, सोच रहे हैं, वो सब नोट हो रही है, लिखी जा रही है। बहरहाल हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए और होगी कि हम पाकिस्तान को बर्दाश्त का पाकिस्तान बनाएं। टॉलरेंस, उसके बगैर कोई रियासत सरवाइव नहीं कर सकती, तो पाकिस्तान में टॉलरेंस लानी ज़रूरी है। दूसरी बात, जो ऑप्रेस्ड तबकात है उनकी बालादस्ती, उसके बगैर, इधर कुछ लोग उधर बोल रहे हैं, उनको चुप करें। ऑप्रेस्ड तबकात, उनकी बालादस्ती के बगैर मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। इक्वालिटी, जस्टिस, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के पिलर्स हैं। इक्वालिटी, जस्टिस एंड फंडामेंटल राइट्स। लेकिन बदकिस्मती से इनकी पासदारी नहीं की गई, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, सिर्फ मसीही कौम तक ये महदूद नहीं है। पाकिस्तान में ताकतवर और अमीर के लिए एक और कानून है, और गरीब आदमी के लिए दूसरा कानून है। आपको ये बात इसलिए ज़्यादा फील होती है कि मसीही बरादरी के साथ कुछ मखसूस पेशे मुंसलिक कर दिए गए हैं या चिपका दिए गए हैं, जो मैं समझता हूँ अफसोसनाक भी है, और अगर आप मुझे कहने की इजाज़त दें तो वो शेमफुल भी है। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ और अपने अजीज़ दोस्तों को कहता हूँ कि ये अनफेयर है, और फेयरनेस के बगैर भी कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता। सो अगर हमने तरक्की करनी है पाकिस्तान के समाज ने, तो फिर हमें फेयरनेस सामने लानी। मैं 2004 में लंदन गया तो जुमे की नमाज़ पढ़नी थी। मालूम किया, मैं पहली बार गया था कोई मस्जिद, तो उन्होंने कहा जी रीजेंट पार्क की मॉस्क मौजूद है। मैं वहाँ चला गया, दैट इज़ ए ग्रेट मॉस्क। नमाज पढ़ी, बड़ा दिल को सुकून मिला। सेंट्रल लंदन की महंगी तरीन जगह पे वो रीजेंट पार्क की मॉस्क मौजूद है। मैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से मिला और मैंने कहा मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, आप लोगों ने कई मिलियन पाउंड इकट्ठे करके तो ये जगह खरीदी होगी। वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा नहीं, ये हमें रियासत ने, यहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी है, उन्होंने ये हमें गिफ्ट की। आई वॉज एस्टॉनिश्ड। और फिर ये मज़ाहर मैंने बाकी मकामात पर भी देखे, मगर यूके में मैंने टॉलरेंस सबसे ज़्यादा देखी। एक लेसन है। तो हम हमारे समाज में जब मसीही कब्रिस्तान बनाने की बात करते हैं तो बाज़ लोगों के पेट में मरोड़ उठने शुरू हो जाते हैं। वो जहालत है, उसको एड्रेस भी किया जाना चाहिए और उसको फेस भी किया जाना चाहिए। और मेरे साथी जानते हैं, हमने अपने एरिया के अंदर उसको फेस भी किया है और एड्रेस भी किया है। और ये बतौर अवामी नुमाइंदा हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो भी तबका ऑप्रेस्ड है, वो मुस्लिम है या मसीही है, उसके साथ डट के खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम होते हैं और होते रहे। इसके बगैर तो आप एक महज़ब माशरे का तस्वुर ही नहीं कर सकते। और जो कहते हैं जी एडवांस्ड नेशंस और बैकवर्ड नेशंस, वो क्या है? एडवांस नेशंस वो हैं जो मेंटली एडवांस्ड है, और बैकवर्ड नेशंस वो हैं जो ज़हनी तौर पे पसमानदा है। बदकिस्मती से
हम ज़हनी पसमानदगी से बाहर नहीं निकल सके, या हमें नहीं निकलने दिया गया, या इस मुल्क के निज़ाम हुकूमत को इस तरीके से रौंदा गया है कि जो बानियाने पाकिस्तान है उनके बाद आने वालों ने बानियाने पाकिस्तान के तसव्वुरात के ऊपर बुलडोज़र चलाए। यही वजह है कि आज मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता, बिकता। लोग 30-30 साल तक धक्के खाते हैं, उसमें मुस्लिम मसीह की कोई तमीज़ नहीं। ताकतवर कानून हाथ में लेता है, उसे कोई पूछ नहीं सकता। इसको ठीक करने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन इसे ठीक करना है, इसको एड्रेस करना है, इसे फेस करना है। जो जो समाज तरक्की करेगा आपकी शिकायत कम होती चली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान दुरुस्त कहा गया। पाकिस्तान के परचम का वाइट कलर आपका रंग है, सब्ज़ हमारा रंग है। मिले तो पाकिस्तान बनता है, वरना मिलता नहीं तो हम नामुकम्मल हैं। और हम आसमानी कुतुब के मानने वाले, अंबिया किराम के मानने वाले, हमारी कॉमन वैल्यूज़ बहुत सारी हैं। हमें कॉमन वैल्यूज़ की जानिब ध्यान देना चाहिए ताकि सोसाइटी में हार्मनी आए, वहदत आए। हम इकट्ठे रहते हैं, हम में से एक रोता है तो दूसरा रोता है, एक हंसता है तो बाकी खुश होते हैं। हम एक फैमिली की तरह रह रहे हैं इस मुल्क में। ये मुल्क एक घर है, हम सब इसके फैमिली मेंबर्स हैं। सो जिस फैमिली मेंबर के साथ भी कोई ज़्यादती करेगा, बाकी सबकी जिम्मेदारी है कि वो उसके साथ उठ खड़े हों, उसको प्रोटेक्ट करें और उसको अमन दें और उसको सलामती के लिए उसके लिए अपना रोल प्ले करें। ये जितनी गुफ्तगू मैंने की है, इसका वोट के लेन देन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हमारी सोच है, हमारा ईमान है और यही हमारा बयानिया है। और इसी के लिए हम में से बहुत सौ ने अपनी ज़िंदगी के कीमती तरीन साल अपनी फैमिलीज़ को देने की बजाय इस मुल्क को दिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, ऑनरेबल कलीसा के ऑनरेबल मेंबर्स, हमारा ये अज़्म है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की लीडरशिप में हम पाकिस्तान को दोबारा ट्रैक पे लेके आए। बदकिस्मती से यहाँ तजर्बात किए गए और उसका सिलसिला बंद नहीं किया गया। चुनाचे 2017 में नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया गया एक पानामा बेंच के जरिए, जो बुनियादी तौर पे कैंगरू कोर्ट थी। वो नाम की अदालत थी, दरअसल वो अदालत नहीं थी, उसका अदल से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये नहीं हो सकता जब एक ख़राबी कर दी जाए पैदा तो फिर आफ्टर शॉक्स ना आए। आफ्टर शॉक्स हर ज़लज़ले के बाद आते हैं। जब भी एक मार्शल लॉ आता है तो तबाही लाता है। 4 एलानिया मार्शल लॉ, 5वां नकाब पोश मार्शल लॉ जो इमरान खान साहब को लेके आया था, वो जाग चला गया, उसके आफ्टर शॉक्स जाते जाते जाएंगे। इसलिए लाजम है कि इंतखाबात 8 फरवरी को हो जाएं। लाजम है कि एक नई असेंबली और उसके चंद रोज़ के बाद सेनेट मार्ज़ वजूद में आए। असेंबली जब बन जाती है तो जैसी भी असेंबली हो वो अपना रास्ता खुद बनाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगली असेंबली चंद दिन तक कायम हो, कौम के नुमाइंदे बैठें, सर जोड़ें, हुकूमत जिसकी भी बने और जो भी अपोजिशन में आए सब एक टेबल पे बैठें। सब आइंदा का 20 बरस का कम से कम रोड मैप बनना चाहिए और रियासती अदारों को भी हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए। माजी के तजर्बात से सबको सीख लेना चाहिए और मेरा ख्याल है सीख लिया है। रियासती अदारों ने भी सीखना था और सियासतदानों ने भी सीखना था। लड़के झगड़ के एक दूसरे को कोहनी मार के एक दूसरे को अड़ंगा दे के दरअसल हम पाकिस्तान को अड़ंगा देते हैं। ये अब चलन बंद करना होगा।
क्योंकि अगर ये बंद ना किया गया और ये जो आने वाली असेंबली है अगर ये काम ना कर पाई, जो भी आने वाली हुकूमत और अपोजिशन आने वाली उसने मिल के काम नहीं किया, तो ये मेरी ज़ाती राय है जो मैं कहने लगा हूँ, मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में जितनी भी जमहूरियत हमें मिली हुई है ये भी बचेगी, ये फिर नहीं बचेगी। और मैं नहीं समझता कि इसके बाद कोई भी निज़ाम चलेगा हम मुल्क को अल्लाह ना करे अनारकी की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि भूख ने, गुर्बत ने, बेरोज़गारी ने, लाकानूनियत ने, नाइंसाफ़ी ने लोगों की बस करवा दी और लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ गया है। कोई ये ना समझे कि लोग बाहर नहीं निकल सकते। एक छोटी सी चिंगारी भी बारूद के ढेर को उड़ा देती है। इससे पहले कि वो वक्त इस मुल्क पे आए, हमें पाकिस्तान को आइन कानून के मुताबिक ही चलाना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान को ट्रैक पे लाना पड़ेगा, हमें अपनी बाहमी नफ़रतों को ख़त्म करना पड़ेगा, हमें अपने बदले छोड़ने पड़ेंगे। इंतकाम और बदले की बात जो भी करे वो पाकिस्तान को मंजिल मुराद तक नहीं पहुंचा सकता। हमने ना कोई इंतकाम लेना है ना कोई बदला लेना है। जिन्होंने हमें जेलों में डाला, हमारी फैमिलीज़ को इज़ा पहुंचाई, हमारे दोस्तों को तंग किया, हमें माशी तौर पे तबाह किया, हमें जब आप जेल जाते हैं तो आप बीमारियां लेके आते हैं साथ, हमें डिस्टर्ब किया, हमारे हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हुए, कोई बात नहीं, हो गया। ये हम नहीं चाहेंगे किसी और के साथ हो। इसलिए अगर हमें मौका मिलेगा तो असेंबली में जो भी जीत के आएगा वो किसी भी जमात का होगा, मेरी जमात मुझे यकीन है उससे मुकालमा करेगी। यही नवाज़ शरीफ का विजन है और यही हमारी सोच है और यही आगे बढ़ने का रास्ता है। जिन मुल्कों ने तरक्की कर ली है उन्होंने यही रास्ता अपनाया। मुझे एथोपिया के एम्बेसडर हिज एक्सीलेंसी जमाल बी बकर मिले, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अभी भी वो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में। एथोपिया का नाम सुनते ही बज़ाहिर ये लगता है कि भूख होगी, गुर्बत होगी, कहर पड़ा होगा और झगड़ा होगा। मैं 24 करोड़ के मुल्क का नुमाइंदा, 8 करोड़ शायद पॉपुलेशन है उनकी, 1/3 छोटा मुल्क आबादी में। हमारे पास लीज़ के जहाज़ मिला के 28 जहाज़, 12 हमारे बाकी लीज़ के, उनके पास 100 जहाज़। हमारी ट्रेन 105 से 10 पे ले जाते हुए हमें तकलीफ़ देती है, उन्होंने 160 पे ट्रेन बना भी ली है, चला भी ली है। उनकी इमर्जिंग इकॉनमी है और वो अब ईस्ट अफ्रीकन यूनियन बन रही है 30 करोड़ लोगों की, उसको उसके वो लीडर्स में वो मुल्क शामिल हो रहा है। तो मैंने उन्हें पूछा इसका राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा आप जिस जो गवर्नमेंट है वो कितने परसेंट है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा 96%। मैंने कहा ये जमहूरियत नहीं हो सकती, ये तो कोई जमहूरियत के नाम पे शायद डिक्टेटरशिप होगी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, प्योर डेमोक्रेसी है और सियासतदान फैसले करते हैं। मैंने कहा ये आपने कैसे किया, ये नुस्खा कीमिया आप हमें भी बता दें, हम तो फंसे हुए हैं। वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हम कई साल लड़े, फिर हमने समझ आ गई कि लड़के रास्ता नहीं निकलेगा। हमने आपस में मामला तय किया है, हमने पावर शेयर की है और जो अपोजिशन है उसके भी 3 फेडरल मिनिस्टर कैबिनेट में मौजूद हैं। हम मिल के मुल्क चला रहे हैं। जो बात एथोपियंस को समझ आ गई, पाकिस्तानियों को भी समझ आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद और आप सब जिंदाबाद। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो कुछ इस मजलिस में हमने कहा, सुना, जिसका अहद किया, अल्लाह ताला उस अहद की पासदारी की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन।